हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड मिस्टर डीजे। जल्दी से जल्दी कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो हम आ चुके हैं हमारे अध्याय दूसरा अमल शास्त्रक और लवण के नोट्स पर। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप इसे लिख लें। तो अमल अमल के कौन कौन से गुणधर्म हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। और एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा, मतलब कि अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। और ये एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका हिंदी अनुवाद है खट्टा। आगे चलते हैं। प्रबल अम्ल के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 HNO3। दुर्बल अम्ल CHCOO3। लेटिक अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल। ये अम्ल के कुछ प्रकार हैं। सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, मतलब कि जल की मात्रा बहुत कम और अम्ल की मात्रा बहुत अधिक होती है। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। जिसमें अम्ल कम मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा में होता है उसे तनु अम्ल कहते हैं। अब क्षार की बारी आ गई। क्षार बेस, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं एवं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। शास्त्रक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं जबकि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो प्रश्न यह आ सकता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। अगला है, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, मतलब कि जो क्षार हैं वो तो OH- आयन देते हैं और जो अम्ल हैं वो H+ आयन देते हैं। अगला है प्रबल क्षारक। इसके प्रकार कुछ प्रबल क्षारक के उदाहरण दिए हैं NaOH, KaOH, Ca(OH2). दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं क्षार NH4OH। आगे है क्षार अल्काली, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षारक किसे कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH, KOH, MgOH। लवण सैल्ट, लवण अम्ल एवं शास्त्र की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यह आपने पढ़ा ही होगा कि अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण मिलता है। उदाहरण के लिए NaCl लवण का रासायनिक सूत्र और KCl। अगला है सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय शास्त्र की उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाता है, मतलब कि किसी पदार्थ को उसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए सूचक का उपयोग किया जाए। सूचक के कौन कौन से प्रकार हैं? पहला प्रकार है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक या गंधीय सूचक। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें है, ये पौधे में पाए जाते हैं लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधों के फूल, हल्दी। प्राकृतिक सूचक जो कि हमें प्रकृति से या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक जो रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल मेथिल। प्रश्न आ सकता है कि कृत्रिम सूचक के कोई 2 उदाहरण बताइए या कृत्रिम सूचक हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक होता है इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज या लौंग तेल, मतलब कि इनकी जो सुगंध या गंध है वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने के बाद बदल जाती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो ये देखिए, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है लिटमस,
लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया फूल, मतलब कि इसे अम्ल के साथ अभिक्रिया कर यह लाल रंग हो जाता है और क्षार के वजह यह नीला रंग हो जाता है। लाल पत्ते गोभी का लाल रंग और फिर हरा रंग। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे नोट कर लें। आगे चलते हैं। कृत्रिम सूचक के फिनोल्फेथिन का रंग रंगहीन होता है अम्ल में और बाद में क्षार के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी हो जाता है। गंधीय सूचक में प्याज का तीक्ष्ण गंध होती है और क्षार के अभिक्रिया करके कोई गंध नहीं होती। अब हम देखते हैं, वो तो थे अम्ल और शास्त्र के भौतिक गुण और ये हैं अम्ल और शास्त्र के रासायनिक गुण। तो धातु की अभिक्रिया अम्ल और शास्त्रों के साथ कैसी होती है? अम्ल के साथ, क्षार के साथ। ये तो है इसकी अम्ल के साथ अम्ल प्लस धातु बराबर लवण और हाइड्रोजन हमें मिलती है और इसका रासायनिक सूत्र 2HCl ZnSl2 प्लस H2। इधर है क्षार के साथ अभिक्रिया धातु प्लस क्षार प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन। इसकी अभिक्रिया ये है, इसे हमें सोडियम जिंकेट भी कह सकते हैं। पॉप स्टेट किसे कहते हैं? हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की धमनी उत्पन्न होती है। यह टेस्ट क्यू हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए जिस अभिक्रिया का या जिस प्रयोग का उपयोग किया जाता है उसे पॉप टेस्ट कहते हैं। अगला है, पहले तो हमने पढ़ी उसके धातु के साथ अभिक्रिया और अब हम पढ़ें अम्ल और शास्त्र की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया और क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। क्षार धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। और अम्लों की अभिक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। चूने के पानी का टेस्ट, ये भी आप पढ़ लें। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया। आइए देखो, हमने पहले पढ़ चुका है अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षार का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षार का द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण देख सकते हैं। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अम्लीय लवण, जल। दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, क्षारीय लवण, जल। अगला है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो ये देख सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर लवण और जल मिलता है। CuO धात्विक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड और 2HCl है और CaCl2 अम्ल एक लवण है और H2O जल है। देखिए, अम्लों का राजा किसे कहा जा सकता है? यही प्रश्न आ सकता है। इसका आंसर है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड के क्षारों के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड क्षार लवण जल CO2 प्लस COH2 बराबर CaCO3 प्लस H2O। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगला है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। जल में उपस्थित अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षार OH आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो जल प्लस H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H+ आयन किसके रूप में पाए जाते हैं? H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण देख सकते हैं आप। नीचे है, जल की उपस्थिति में क्षार OH- आयन देते हैं, यह भी लिखा हुआ है। आगे है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते।
इसका कहने का मतलब है कि जो घुलनशील जल में घुलनशील पदार्थ हैं उसे क्षार कहते हैं, और वो क्षारक तो होते हैं, परंतु जो सभी क्षारक होते हैं वो जल में नहीं घुलते, अतः वो सभी क्षार नहीं होते। आगे है कि जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाने समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार ही जल में मिलना चाहिए, लगातार इसे हिलाते रहें, क्योंकि यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात प्रश्न यह आ सकता है कि अम्ल और क्षार को जल में मिलाया जाता है या जल को अम्ल और क्षार में मिलाया जाता है। तो इसका आंसर होगा जल में अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है, न कि अम्ल और क्षार में जल मिलाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, अम्ल में हम जल नहीं मिला सकते, लेकिन जल में हम अम्ल मिला सकते हैं, वो भी धीरे धीरे और उसे हिलाते हुए, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आगे है सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, क्योंकि यह विक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जल को अम्ल से डालने से क्या होता है, मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच पात्र भी टूट सकता है। मतलब कि इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या परिणाम होते हैं इसके। अम्ल की अभिक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, क्षार के साथ लवण प्लस जल बनाता है। अम्ल धातु के साथ करके लवण प्लस H2 बनाता है, और अधात्विक ऑक्साइड के साथ करके लवण प्लस जल बनाता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ करके लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाता है, और धातु कार्बोनेट के साथ करके लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाता है। अब हम क्षार की अभिक्रिया देखते हैं। क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करके लवण प्लस H2 बनाता है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ करके लवण प्लस जल बनाता है, और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, यह हम पढ़ चुके हैं। और धातु कार्बोनेट के साथ भी यह कोई अभिक्रिया नहीं करता। मतलब कि वह पदार्थ का नाम बताइए जो धातु बाइकार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता, उसकी प्रकृति क्या होगी, वो क्षारीय प्रकृति का होगा। अम्लों के क्षारकों में समानताएं, अम्लों व क्षारकों में क्या समानताएं हैं, तो सभी अम्ल हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाए जाते हैं तो ये तंकुरित हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, तो हम इसे क्षार तथा अम्ल की प्रबलता हाइड्रोजन के सूचक द्वारा बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है। pH स्केल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जाता है, जिसे pH स्केल कहते हैं। P फॉर पावर और H फॉर हाइड्रोजन की सांद्रता। pH में P का मतलब है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति या पावर, और pH का मान जब 7 होता है तो ये उदासीन विलयन होता है, और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय विलयन होता है। अगर 7 से pH मान अधिक है तो वो क्षारीय विलयन होता है। यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल आप देख सकते हैं, मतलब कि जिनमें हाइड्रोजन की जैसे जैसे स्तर घटता जाएगा, इधर की यहाँ बीच में 7 होता है, इधर 0 होता है, और इधर 14 होता है। ये तो उदासीन हो गया, और ये अम्ल अम्लीय विलयन है। ये दुर्बल अम्ल हो गया क्योंकि यह थोड़ा सा दूर है, और ये निकट है 7 के, तो ये प्रबल अम्ल हो गया। ये प्रबल क्षार हो गया, और ये दुर्बल क्षार हो गया। आगे दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, ये देख सकते हैं आप। प्रबल क्षार के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे जैसे ये दूर जाता है तो ये दुर्बल क्षार बन जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसके द्वारा समझ सकते हैं बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति।
जैसे जैसे 7 के इधर जाएगा ये अम्ल प्रकृति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इधर जाएगा वो बढ़ती हुई, ये बीच में 7 है, ये उदासीन विलयन है, और 7 से अधिक होने पर ये क्षार प्रकृति का होता है, और इसका मान 7 से कम होने पर ये अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे है, इसमें मेन टॉपिक है 0 और 14। जिसका मान 7 होता है वह कौन सा विलयन होता है? वह उदासीन विलयन होता है। H+ आयन की वृद्धि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है, और H+ आयन की सांद्रता में कमी बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति को दर्शाती है। दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है? पौधे एवं पशु के प्रति संवेदना होते हैं। वर्षा के जल का pH का मान 5.6 से कम होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का pH का मान 7.6 से कम 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। मिट्टी का pH या पढ़ने में हमारे पाचन तंत्र, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही खतरनाक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र है HCl, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका उपयोग हम दांतों के क्षय से रोकने के लिए किया जाता है। जब हमारे पेट में कोई दर्द होता है या कुछ जलन महसूस होती है तो एक एंटीसाइड का उपयोग किया जाता है जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के मान pH 5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता। मुंह के pH का मान 5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारीय दंतमंजन का उपयोग कर अम्ल की आदाद की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। तो ये भी आप पढ़ लें। पशुओं और पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा। नेटल मतलब कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन होता है। डंक मारने के बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। आप इसे पढ़ लें। लवणों का pH। लवणों का pH क्या होता है? हमने पढ़ा उदासीन विलयन का pH 7 होता है और 7 से कम होने पर यह अम्लीय हो जाता है और अधिक होने से ये लवण हो जाता है, क्षार हो जाता है। फिर ये लवणों का pH क्या होता है तो इसे भी हम पढ़ लेंगे। साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से कौन कौन से रसायन होते हैं? सोडियम हाइड्रोकार्बेट, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग किया तो यहाँ पर लिखा होगा सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर विभाजन होकर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्लोरशार्क अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरशार्क अभिक्रिया किसे कहते हैं ये भी आप याद कर लें। इसके कुछ उदाहरण है वो भी पढ़ लें। विरंजक चूर्ण, शुष्क बुझे हुए चीनी पर क्लोरीन की क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है और इसका उपयोग क्या है? वस्त्र उद्योग में सूती में लिनन के लिए उपयोग किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक चूर्ण के लिए। रासायनिक उद्योगों में एक उपस्थापन के लिए इसे पढ़ लें आप। बेकिंग सोडा, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया। ऊर्जा को दर्शाने के लिए आप इस चीज़ का त्रिभुज आकार की इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर ऊर्जा या ऊष्मा न लिखकर आप इस चिन्ह को लगा सकते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। यह ऊर्जा की वृद्धि को दर्शाता है। इसके उपयोग क्या हैं या पढ़ लें। धोने का सोडा, यह एक क्षारीय लवण है। धोने का सोडा कौन सा लवण है? क्षारीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट है। पुनः क्रिस्टल से धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसके उपयोग। और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे हम पढ़ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये HO4 1/2 H2O। जिप्सम को 373 के गर्म करने पर एक जल के अणुओं का त्याग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अधिक POP बनाता है। यह हमारा प्रथम मूल्यांकन टेस्ट हुआ था, उसमें आया था कि जिप्सम को कितने डिग्री तक गर्म करने पर जल के अणुओं के त्याग कैल्शियम हाइड्रेट POP बनता है। तो इसका राइट उत्तर था 373 के। यह सफ़ेद चूर्ण होता है
जो जल बनाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ करता है। इसका रासायनिक सूत्र आप याद कर लेंगे। आगे है इसके उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों की सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है पीओपी। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट के सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह में चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला, क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? लवण की एक सूत्र में जल की निश्चित अणुओं को संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसके उदाहरण देख सकते हैं। तो हमारा ये अम्ल और क्षारक का नोट्स कंप्लीट होते हैं।